Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sayyid Arsalan, Head of Department Physics, Army Public Degree College Malirkand. I have great interest in physics and especially in space sciences. Therefore, I am doing my PhD from Institute of Space and Planetary Astrophysics, University of Karachi. This is the theme of our today's presentation. Now we are going to introduce our second year physics. Especially we are going to discuss what is the charge, representation of electric field lines and Coulomb's law with its representations. Students, अगर हम साइंस पे थोड़ा सा गौर करें और अगर हम अपने पास्ट में या उस दौर की बात करें जिस दौर में लोग पत्थर से फ्रिक्शन की वजह से आग जलाया करते थे, तो उस दौर से लेकर आज तक साइंस के अंदर बेशुमार तरक्कियां हुई हैं और साइंस बड़ी तेज़ी से डेवलप हुई है। बड़ी तेज़ी से साइंस में रेवोल्यूशन आया है। इस तमाम तरक्की में, इस तमाम टेक्नोलॉजी के डेवलप होने में फिज़िक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फिज़िक्स को अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करके, इसको समझकर अपने मुल्क और कौम के काम आएँ और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इसी वजह से हम बेसिकली अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने जा रहे हैं और आपको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। तो अगर आप इसमें अपनी पूरी कंसंट्रेशन और पूरी तवज्जो के साथ अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं और इन लेक्चर्स को गौर से सुनते हैं, तो यकीनन आप इससे बहुत सा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। Now, this is the second year physics book जो कि हमारी लास्ट ईयर चेंज हुई है और लास्ट ईयर हमने ये सेकेंड ईयर की बुक फॉलो की थी। खैबर पख्तूनख्वा की ये हम बुक फॉलो कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह इस साल भी इसको पढ़ेंगे और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंतहाई इंटरेस्टिंग बुक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आप इसको आगे इंजॉय करते चले जाएंगे। नाउ ये कुछ इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर्स का जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक में मौजूद है। हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो कि 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन 20 तक जा रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स है। अगर हम अपने तमाम चैप्टर्स में और सेकेंड ईयर की इस फिजिक्स में मौजूद इन सारे चैप्टर्स पे गौर करें तो हम इनको बड़ी आसानी से कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं या यूं देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जितने भी चैप्टर्स, ये सारी की सारी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये पूरी की पूरी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा नॉलेज है, जिसके अंदर बहुत डिटेल है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये कंप्लीट एक पूरी फिजिक्स की ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आज के दौर में जितना काम कर रही है, जितनी वेव्स, जितने सिग्नल्स, ये सब कुछ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही की वजह से। तो इसका एक पूरा एक स्पेसिफिक एरिया है। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट, सॉलिड ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चैप्टर 18 है ये डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे स्पेसिफिक और सबसे यूनिक टॉपिक है और डिफरेंट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम इंशाल्लाह ताला जब स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट व्यूज़ के साथ इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तमाम की तमाम फिजिक्स की ब्रांचेज हैं बेसिकली, जो अपने अंदर एक
ह्यूज नॉलेज रखती हैं और अपने अंदर एक पूरा का पूरा यानी कि समंदर है इनके अंदर नॉलेज का। हम इंशाल्लाह अपनी फिजिक्स की बुक में इनमें से कुछ इन ब्रांचेस में कुछ पैरामीटर्स और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम उनको डिटेल में जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। नाउ इंशाल्लाह आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो एक अलग वर्ड है और स्टैटिक्स एक अलग वर्ड है। अगर हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, यानी इलेक्ट्रो चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये चार्जेस की या रेस्ट कंडीशन की रिप्रेजेंटेशन है। यानी अगर हम फिजिक्स की इस ब्रांच की बात करें तो फिजिक्स की ये ब्रांच दो वर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलकर बनी है, जिसमें चार्जेस की स्टडी की जा रही है और हम इसको चार्जेस को जो स्टडी कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, ये रेस्ट कंडीशन में या स्टेशनरी कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इन दो वर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो अलग और स्टैटिक्स अलग, इन दोनों को मिलाकर रीड करते हैं तो फिजिक्स की इस ब्रांच को हम कुछ यूं डिफाइन कर पाएंगे। बेसिकली it is the branch of physics that deals with the study of charges at rest, study of charges at rest। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने इस चैप्टर 12 और चैप्टर 11 के अंदर हम अपने स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करेंगे। और जब हम स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टैटिक चार्जेस ही इतना हमें एप्लीकेशंस दे रही हैं, इनकी इतनी रिप्रेजेंटेशंस हैं और हमारे रियल एनवायरनमेंट में हमारे पास इनसे यानी स्टैटिक चार्जेस से बनी हुई बेशुमार चीज़ें हैं जिनको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं और इनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में मौजूद है। नाउ व्हाट इज द चार्ज? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक चार्जेस की स्टडी अगर हम करने जाते हैं तो हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज चार्ज, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट आंसर करते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट आंसर करते हैं। यानी इससे कुछ लोगों के जहन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और या तो न्यूट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इस तरह की बातें जहन में आ रही होती हैं। मगर अगर हम इन तमाम चीज़ों को डिफाइन करें, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो बेसिकली ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज की डेफिनेशन नहीं है, ये चार्ज की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये चार्ज की वजाहत नहीं है। तो अगर हम चार्ज को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है, तो हमें जाकर चार्ज डिफाइन होता है। अगर हम एग्जैक्ट चार्ज की डेफिनेशन तलाश करते हैं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें किसी जगह नज़र नहीं आती, मगर चार्ज को समझने के लिए अगर हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करें जो अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं, तो शायद हमें चार्ज की कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है और चार्ज हमें कुछ समझ आता है। नाउ चार्ज को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास ये दो पैरामीटर्स हैं, ये दो वर्ड्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे और इसके बाद हम चार्ज को कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले तो बेसिक या एलिमेंट्री पार्टिकल्स और उसके बाद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। जब हम अपने चार्जेस को डिफाइन करते हैं तो हम कैटेगराइज करके इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस को, इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं और फिर आखिरी में इन दोनों को कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमें चार्ज की डेफिनेशन समझ में आएगी इंशाल्लाह। नाउ बेसिक और एलिमेंट्री पार्टिकल्स अगर हम डिफाइन करने जाते हैं तो अगर हम गौर करें कि हर फिजिक्स की, हर साइंस की ब्रांच लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सो ऑन, सब जो है वो कंफर्म करते हैं कि हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है और मैटर जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में मूव कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। अब ये जो एटम है, एटम जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो वो मिलके मैटर बनाते हैं। मैटर बेसिकली एटम से मिलकर बन रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने बेसिक या एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखना चाहें तो ये तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या बेसिक पार्टिकल्स हैं। तो इसीलिए हम इनको बेसिक या एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की तरफ। जब हम अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि विजिबल नहीं होती, जो कि सुनाई नहीं देती, जिनको हम टच नहीं कर सकते। ये इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये बेसिकली गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टीज हैं जो कि कोई भी चार्ज अपने पास रखता है। नाउ तो ये गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, जिनको हम गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बिहेवियर है, बेसिकली ये बिहेवियर है हमारे पास, जिसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जो कि बिहेवियर की फॉर्म में हमें नजर आती है। अगर हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लें, लाइक अगर कोई इंसान सच्चा है तो उस इंसान की सच्चाई उसकी बॉडी में फिजिकली किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई शख्स रहमदिल है तो आज तक जितने ऑपरेशंस हुए और इन ऑपरेशंस में हार्ट के जितने ऑपरेशंस हुए, सर्जरीज हुई, हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी इंसान की रहमदिली उसके दिल में से इतनी % मिली है या इतनी तादाद में मौजूद थी या इतनी इस तरह की रहमदिली हमें मिली है। उसके दिल के अंदर से कहीं रहमदिली हमें नजर नहीं आई। तो रहमदिली बेसिकली एक बिहेवियर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसकी अपोजिट बात करें तो संगदिली है, संगदिली। इसी तरीके से जिस तरह ऑपरेशंस में हमें रहमदिली नहीं मिली, ये एक बिहेवियर है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो संगदिली है वो भी एक बिहेवियर है। संगदिली ये किसी इंसान के दिल के अंदर किसी जगह रखी हुई कोई चीज नहीं है, ये बेसिकली एक बिहेवियर है जो किसी भी इंसान का जाहिर होता है। नाउ इसी तरीके से अगर हम सच्चाई, सच या झूठ की बात करते हैं तो सच बेसिकली एक बिहेवियर है। इसी तरीके से झूठ एक बिहेवियर है जो हमें कहीं नजर नहीं आता बॉडी के अंदर, मगर उसका इफेक्ट या उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है या उसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है, हम उसको देखते हैं। नाउ तो बेसिक या एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। और अगर हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बेसिकली गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टीज हैं जो कि बिहेवियर की रिप्रेजेंटेशन है और बिहेवियर को शो करती हैं। नाउ अब हम बेसिक और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखने के बाद, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज की डेफिनेशन करते हैं तो ये डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं बनती है। The charge is the fundamental property of the basic or elementary particles by virtue of which they attract or repel each other. Basically, charge elementary particles यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की एक गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर यानी अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो बेसिकली हमें दो तरह के चार्जेस नजर आते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस से या चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें बाहर की तरफ जाते हुए नजर आती हैं। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज में ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड नजर आती हैं। ये लाइंस ऑफ फोर्सेस बेसिकली चार्ज के अराउंड
उसकी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं जहां तक उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो पॉजिटिव चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड और नेगेटिव चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड होती हैं। नाउ सिमिलरली we know that similar or like charges repel each other and different or unlike charges attract each other. Now we have three basic representations. First one is proton. Proton has positive charge, proton पे positive charge है, electron पे negative charge होता है और न्यूट्रॉन बेसिकली एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बेसिकली इनके बिहेवियर की वजह से है, जैसे कि हमने पीछे अपनी स्लाइड में इसको डिफाइन किया। नाउ चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, यानी 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्ब। चार्ज की यूनिट जो है वो कूलम्स है। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है। क्वांटाइज्ड वैल्यू का मतलब कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी, एक कंप्लीट क्वांटिटी है, एक डिस्क्रीट वैल्यू है। ये हाफ नहीं हो सकती, ये कंप्लीट डिफाइन होगी। ठीक है, चार्ज एक कंप्लीट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसी कंप्लीट क्वांटिटी को हम इसके क्वांटाइज होने को डिफाइन करते हैं। यानी कि चार्ज अगर एक क्वांटाइज्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस कि ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट वैल्यू है, ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है। इसीलिए हम इसको कुछ जर्नलाइज फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर बेशुमार चार्जेस हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेशुमार चार्जेस बंद हैं, तो वो चार्जेस या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन्स होंगे, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये चार्जेस बंद हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज मौजूद है या टोटल चार्ज कितना है, तो उस क्वांटिटी को हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एन स्मॉल ई। एक चार्ज जिसकी वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम है, अगर इसको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो इस बॉक्स, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं, अगर इन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस बॉक्स या इस ऑब्जेक्ट में मौजूद टोटल चार्ज की क्वांटिटी आ जाएगी, जो कि खुद भी एक कंप्लीट वैल्यू या एक कंप्लीट नंबर होगा, जो कि क्वांटाइज्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अगर हम पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं और अगर हम इन चार्जेस को करीब लेकर आते हैं, तो होता कुछ ये है कि कुछ हमें इस तरह की रिप्रेजेंटेशंस मिलती हैं। जब हम डिफरेंट चार्जेस को क्लोज करते हैं, तो इनसे लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ इस रिप्रेजेंटेशन में हमें नजर आती हैं, जबकि सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को अगर हम रखते हैं, तो इनके दरमियान ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिपल्जन एक स्पेस हमें मिलता है, जो कि इनके बिहेवियर रिपल्जन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर हम अपनी इस स्लाइड की बात करें और इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ हाईलाइट करने जा रहे हैं कि जो सिमिलर डिफरेंट चार्जेस हैं लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम इनको अरेंज करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इनसे लाइंस ऑफ फोर्सेस लाइक कि मेरे पास अगर एक कोई शीट है जिसपे मैं पॉजिटिव चार्जेस को अरेंज कर दूं और दूसरी शीट पे मेरे पास नेगेटिव चार्जेस अरेंज हो, तो पॉजिटिव चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव कर रही होंगी। नाउ लाइक दिस, ये सारी स्ट्रेट लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। यहां पर हम सिर्फ इस चीज पे गौर करने जा रहे हैं कि ये जो लाइंस है जो कि एंड पर मौजूद है इन दोनों शीट्स या इन दोनों प्लेट्स के, ये कर्व हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस कर्व होती जा रही हैं। तो आप ये मुझे इसका आंसर करेंगे कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस
कर्व क्यों होती चली जा रही हैं, वाई द लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर कर्व्ड इन दिस रिप्रेजेंटेशन. नाउ क्लास, अब हम अपने कूलम्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल. कूलम्स लॉ बेसिकली टू चार्जेस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, जिसको अभी हम डिस्कस कर आए ऊपर, इनको डिफाइन करता है. अगर हम अपने कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करें तो इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन between 2 point charges, now point charges, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यहां पर ये जो पॉइंट चार्जेस हैं, इसकी हम बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कर सकते हैं. पॉइंट चार्जेस उन चार्जेस को बोलते हैं कि ऐसे दो चार्जेस जिनका साइज उनके दरमियान डिस्टेंस से बहुत ही कम हो. जैसे कि अगर ये मेरे पास एक Q पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये साइज इस सेकंड चार्ज जो कि Q2 है नेगेटिव चार्ज, इसके साइज से अगर मैं इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, अगर मैं इन दोनों चार्जेस के साइज को इस डिस्टेंस r से कंपेयर करूं तो ये डिस्टेंस r बहुत बड़ा है और ये जो चार्जेस हैं ये स्मॉल हैं. तो पॉइंट चार्जेस उन चार्जेस को बोलते हैं कि जिनका साइज उनके दरमियान डिस्टेंस से बहुत ही कम हो. तो कूलम्स लॉ हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पॉइंट चार्जेस हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर हम कूलम्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वी हैव वेरी सिंपल रिलेशन और फॉर्मूला विच इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. नाउ अब हम अपने कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, विच इज वेरी सिंपल. फिगर ए और फिगर बी जिसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी फिगर ए में बेसिकली रिपल्जन होती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, इसीलिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं. नाउ सिमिलरली Q1 और Q2 ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं. लाइक अगर Q1 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों की वजह से ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमें यहाँ इस फिगर बी में नजर आ रही है. अब हम अपने कूलम्स लॉ को जरा मैथमेटिकली देखते हैं. तो वी नो दैट ये जो F है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F मीन्स द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस is directly proportional to the product of the charges. यानी अगर हमारे पास ये Q1 Q2 चार्जेस हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए which is Q1 into Q2, तो ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाती है. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. नाउ अगर हम अपने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल और एक कांस्टेंट यूज होता है. यहां हम कांस्टेंट के यूज कर रहे हैं विच इज द कूलम्स कांस्टेंट. तो फाइनली F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. नाउ सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो अब हम देने जा रहे हैं, वेयर K इज द कूलम्स कांस्टेंट, और अपने इस कूलम्स कांस्टेंट को हम कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं. K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये जो एप्सिलॉन नॉट है विच इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. एप्सिलॉन इज द
परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या चीज होती है, क्या रिप्रेजेंटेशन है इसकी, इस पे हम बात करते हैं। परमिटिविटी बेसिकली किसी भी रीजन में मौजूद चार्जेस की उस स्पेस को बोलते हैं, उस स्पेस में परमिशन को बोलते हैं जो कि चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलने के बाद मूव करती हैं किसी भी मीडियम में। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी भी चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं तो मीडियम उनको कितना अलाउ करता है कि वो लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सपेंड हो सकें और वो उस रीजन या उस मीडियम में मूव कर सकें। तो मीडियम की परमिशन बेसिकली परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वैल्यू एयर में हमारे पास या फ्री स्पेस में 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर है। अगर ये वाली वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। और अगर हम अपनी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो अप्रॉक्सीमेट k की वैल्यू हमारे पास आती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ दिस इज द वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। क्योंकि हमारे पास फोर्स एक वेक्टर है और एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो एक डायरेक्शन में होती है, तो इसीलिए हम अपने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगर हम अपनी इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें तो ये बिल्कुल सिंपल रिलेशन है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F सबस्क्रिप्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 1 इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज Q1 एंड 2 इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज Q2। यानी F1 2 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज 1 पर लगने वाली फोर्स जो कि चार्ज 2 की वजह से है, which is equal 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 over R square। R कैप के साथ 1 2 ये पैरामीटर बेसिकली पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, ये पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर F21 को रिप्रेजेंट करते हैं हम तो ये 2 चार्ज पर लगने वाली Q1 की फोर्स है जिसको हम सिमिलर कुछ रिप्रेजेंट कर सकेंगे। F21 इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 over Q2 over R स्क्वायर। सिमिलरली ये पैरामीटर जो कि R कैप 2 1 है, ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास इसकी जर्नल फॉर्म कुछ इस तरीके से आ सकती है। F which is the electrostatic force equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 over R square into R cap। Now this is the general form of the Coulomb's law or the vector form of the Coulomb's law। Thank you so much students. Have a good day.